म्यूजिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सहित कई मंत्री व गणमान्य कल रामपुर के पद्म पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चतुर्थ वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के 4 वर्ष बीत जाने पर यह चतुर्वार्षिक आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सुक्खू कल शिमला से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रामपुर के लिए रवाना होंगे। वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ने इसके लिए प्रदेश भर के लोगों को आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल को भी विशेष रूप से निमंत्रण दिया गया है। आज वीरभद्र सिंह को राजीव भवन शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि दी और इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज 91वीं जयंती है। हिमाचल के विकास में उनका योगदान रहा है और आज उन्हें याद करने का दिन है। क्षेत्रवाद और राजनीति व जातिवाद को पीछे रखकर संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास करने वाले वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसके लिए कल एक बड़ा जो 4 वर्ष के बाद का कार्यक्रम है रामपुर में रखा गया और इसमें समूची कैबिनेट को बुलाया गया है। कई वरिष्ठ लोगों को निमंत्रण दिया गया है, कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इससे पहले पिछले कल वीरभद्र सिंह की याद में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से रिज पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए आज 60 खिलाड़ियों के दल को रवाना किया। उन्होंने सीएम ने ओक ओवर में इससे पहले सभी खिलाड़ियों से बाकायदा 1 to 1 बात की। ये दल 25 से 28 तक देहरादून में आयोजित होने वाली 7 आयु वर्ग की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। आज नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला में थे। उन्होंने मंडी जिला में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश की झोली भर रही है। पहले 2006 करोड़ रुपए की सौगात डिजास्टर में दी और जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा लाहौल स्पीति के लिए 108 करोड़ और किन्नौर जिला के लिए 15 करोड़ की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में बाकायदा इन दोनों जिलों को सौगात दी गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 28 जून को दोपहर 12 बजे रखी गई है और इस कैबिनेट की बैठक में क्योंकि करीब 1 महीने के बाद ये मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, करीब 1 महीने के बाद ये मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है और इस कैबिनेट की बैठक में रिटायरमेंट एज जो कि पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई थी, एजेंडा शिक्षकों की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का था, लेकिन उसमें सभी मंत्री ये सहमत हो गए कि बीच एकेडमिक सेशन के बीच जब शिक्षकों का तबादला किया जाता है उसके चलते पूरे प्रदेश में पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके चलते सभी मंत्री इस बात पर राजी थे कि शिक्षकों का तबादला एक ही दिन 31 मार्च को होना चाहिए, लेकिन उसमें 1-2 मंत्रियों ने यहां पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश जहां पर कर्मचारियों के 50% से ज्यादा कर्मचारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, अगर एक डिपार्टमेंट की रिटायरमेंट एज पर फैसला कर देंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग क्या सोचेंगे। इसके चलते यह कहा गया था कि अगली यानी कि जो 28 की कैबिनेट बुलाई गई है उसमें पिछली कैबिनेट में यह कह दिया गया था कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए विस्तार से एजेंडा बनाकर लाया जाए कि इसके क्या परिणाम होंगे, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, युवाओं की भर्ती पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। कर्मचारियों की रिटायरमेंट बढ़ा दी जाए तो फिर हिमाचल प्रदेश के
वित्तीय स्थिति क्या रहेगी, क्या पेंशन उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगी या फिर वेतन ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि अब जो 28 की शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, इसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। क्या रिटायरमेंट एज बढ़ानी है और बढ़ानी भी कितनी है, यह भी फैसला होगा। 1 साल के लिए बढ़ानी है या फिर 2 साल बढ़ानी है, यानी 58 साल से 59 करनी है या 59 करनी है या 60 करनी है, इस पर फैसला होगा। और इस बार अगर रिटायरमेंट एज का फैसला नहीं हो पाया, फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि फिर सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों की कम्युटेशन बंद करने का प्रस्ताव था कि अग्रिम पेंशन कर्मचारियों को बिल्कुल ना दी जाए, फुल पेंशन 25 साल में दी जाए। ये तमाम ऐसे एजेंडे जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की 45 बिंदुओं पर आधारित उनकी रिपोर्ट में दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे बेटरमेंट की जाए। यही कैबिनेट की बैठक में ये एजेंडे लाने के लिए कहा गया। इसके अलावा नई भर्ती पर चर्चा होगी, यानी कि युवाओं को लेकर अब ये सस्पेंस है। प्रदेश के युवा लगातार ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अभी भी उस रफ्तार से हिमाचल प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पाई। भर्तियां जो सरकार ने दावा किया था, उस रफ्तार से भर्तियां राज्य में नहीं हो पाई। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने भर्तियां कर दी, लेकिन युवा अब भी पूछ रहा है कि कब और कितनी भर्तियां की। और खासकर जब कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों को प्रदेश में बंद कर दिया गया है, नई भर्ती नीति लाने की बात कही गई है, क्योंकि हाई कोर्ट का जिस प्रकार से एक आदेश आया था कि अनुबंध कार्यकाल को भी आप रेगुलर सेवाओं के बराबर आपको गिनना पड़ेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन तमाम वित्तीय देनदारियों को रोकने के लिए बाकायदा पहले विधानसभा में एक कानून पारित किया, उसे इंप्लीमेंट किया, नोटिफाई किया, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियों को भी बंद कर दिया। इसके बाद जो नई भर्तियां शुरू की गई हैं गुजरात के मॉडल पर, उन भर्तियों में ये देखने वाली बात होगी कि सरकार जो रेगुलर करेगी कर्मचारियों को, वो 5 साल के बाद करेगी या फिर पहले की तरह 2 साल के बाद करेगी। क्योंकि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि हमने अनुबंध शब्द को खत्म करना था, प्रोफेशनल उसकी शब्द पर हमने एक नया शब्द ऐड किया है। लेकिन जब ये भर्ती इंट्रोड्यूस की जाएगी, कार्मिक विभाग इसका पूरा खाका तैयार कर चुका है और कैबिनेट से इसे मंजूरी देनी है। उसके बाद राज्य में ये नई भर्ती नीति लागू होगी। ये देखने वाली बात होगी कि इस नई भर्ती में सरकार क्या प्रावधान करती है। लेकिन अच्छी खबर उन तमाम शिक्षकों के लिए नहीं है जो लगातार 2 साल अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड का खराब रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन अध्यापकों के बारे में सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है कि इन तमाम टीचर्स की इंक्रीमेंट अब अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएगी। यानी कि पहले जिन अध्यापकों का रिजल्ट अच्छा नहीं था, पिछले साल की बात की जाए तो उनकी एक इंक्रीमेंट 1 साल के लिए रोकी गई थी। उनका वित्तीय लाभ जो इंक्रीमेंट का था सिर्फ 1 साल के लिए होल्ड किया गया था। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि लगातार यानी दूसरे साल भी खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों की इंक्रीमेंट बाकायदा कम्युलेटिव इफेक्ट से बंद कर दी जाएगी, अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। उन्हें जीवन में उस इंक्रीमेंट का वित्तीय लाभ कभी भी नहीं मिल पाएगा। यह बड़ा फैसला सरकार ने लिया और यह फैसला उनके लिए लिया है जिन्हें पहले नोटिस दिया गया, फिर खराब रिजल्ट आया, फिर एक इंक्रीमेंट रुकी, उसके बाद फिर उनका रिजल्ट खराब आया। उनकी अनिश्चित काल के लिए इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी। हालांकि इस बार सरकार ने यह भी कहा कि जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा है उन हेडमास्टर्स और उन प्रिंसिपल्स की इंक्रीमेंट को भी रोक दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय इसी सप्ताह खराब रिजल्ट वाले टीजीटी लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स की सूची स्कूल सहित जारी कर देगा और इस आधार पर सरकार ये फैसला लेगी। डिपार्टमेंट बाकायदा सरकार को रिकमेंड करेगा कि ये ऐसे टीचर्स हैं जिनका बार बार रिजल्ट, दूसरे साल भी रिजल्ट खराब आया है, क्यों ना इनकी इंक्रीमेंट इन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाए। ये एक बड़ा सरकार का फैसला। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो तमाम टीचर्स युक्तिकरण के फेर में फंसे हैं, फिलहाल सरकार ने उनका मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यानी अगले शैक्षणिक सत्र तक अब हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में टीचर्स का युक्तिकरण नहीं होगा। ये आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए नया फार्मूला तैयार किया गया कि जहां पर बच्चों की संख्या कम है, टीचर्स ज्यादा है, सैंक्शन पोस्ट से ज्यादा टीचर्स हैं, सरप्लस स्टाफ है, उन्हें लेकर एक सैद्धांतिक फैसला हुआ और उस पर यह कहा गया है
कि जिन स्कूलों में सैंक्शन पोस्ट से ज़्यादा टीचर्स हैं, सरप्लस पोस्ट हैं, उनका युक्तिकरण तो सरकार नहीं करेगी, यानी कि उन टीचर्स को दूसरी जगह नहीं बदलेगी। लेकिन अगर कोई टीचर अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र होता है, उस संबंधित सरप्लस वाले टीचर्स की प्रमोशन होती है या रिटायरमेंट होती है, तो फिर वह पोस्ट उस स्कूल में समाप्त मानी जाएगी, ख़त्म मानी जाएगी। यानी कि उस पद को, यानी जो सरप्लस वाली पोस्ट होगी, अगर वहाँ पर कोई ट्रांसफ़र होता है, पदोन्नत होता है या रिटायर होता है, उस पद को, पोस्ट को कॉमन पूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और उस स्कूल में निकट भविष्य में तब तक उस पोस्ट के अगेंस्ट कोई टीचर ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक वहाँ पर स्टूडेंट्स की पोस्ट नहीं बढ़ेगी और वहाँ पर पोस्ट को सैंक्शन नहीं किया जाएगा, वहाँ पर नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, यानी युक्तिकरण नहीं होगा। लेकिन सरप्लस शिक्षकों को के स्कूल सहित उनकी सूची जारी कर दी जाएगी ताकि ये सभी को पता चल जाए कि सरप्लस पोस्ट है और युक्तिकरण के वे फेर में बिल्कुल है, लेकिन उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और इन स्कूलों में जितने भी वहाँ पर प्रिंसिपल्स होंगे, टीचर्स होंगे, उन्हें प्रिंसिपल्स और जो वहाँ पर अथॉरिटी होगी उनको ये हिदायत जारी कर दी जाएगी कि इस स्कूल में ये सरप्लस पोस्ट हैं और ये पोस्ट, इन पोस्ट के अधीन तहत अगर कोई रिटायर होता है, पदोन्नत होता है या ट्रांसफ़र होता है, तो उसके विरुद्ध किसी की ज्वाइनिंग ना ली जाए, यानी कि वहाँ पर कोई दूसरा टीचर नहीं आ सकेगा। अगर संबंधित प्रिंसिपल वहाँ पर ज्वाइनिंग लेता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और सैलरी भी प्रिंसिपल को जेब से देनी पड़ सकती है। यह युक्तिकरण को लेकर नया प्रावधान किया है, यानी अब सरकार खुद टीचर्स को नहीं बदलेगी, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेगी, लेकिन कोई रिटायर होगा, पदोन्नत होगा या खुद स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेगा तो उस स्कूल में नया अध्यापक नहीं आएगा, उस पोस्ट को समाप्त माना जाएगा। ये नया फार्मूला अगले साल तक निकाला गया है ताकि कम से कम अब एकेडमिक सत्र के बीच स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो। हिमाचल प्रदेश में रेरा चेयरमैन की नियुक्ति और मुख्य सचिव, ये दो ऐसे मामले हैं जिसे लेकर प्रदेश की अफसरशाही की नजरें टिकी हुई हैं। जो टॉप ग्रास है, जो आला अफसरशाही है, उसकी नजरें टिकी है कि 25 जून को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में क्या फैसला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार को 5 लाख की कॉस्ट लगाई गई थी, उसके बाद सरकार की भी बैठक हुई और उस पर क्या रिप्लाई सरकार को करना, इस पर सहमति ये बनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार का शहरी विकास विभाग जब अपना रिप्लाई हाई कोर्ट में दायर करेगा तो उसमें स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि सरकार ने रेरा का एक मेंबर तैनात कर दिया है और रेरा का ऑफिस धर्मशाला शिफ्ट कर दिया है। इसके चलते जो कॉस्ट लगाई गई है 5 लाख की सरकार पर, उसे हटा दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। हालांकि चेयरमैन की नियुक्ति तथा दूसरे मेंबर की ताजपोशी को लेकर साफ तौर पर हाई कोर्ट ने कहा था कि आपको ये करना होगा और 25 जून तक रिप्लाई मांगा गया था। और जो मुख्य सचिव के सेवा विस्तार का मामला इससे ऐड कर दिया है, उसमें भी हाई कोर्ट ने ये साफ आदेशों में कहा है कि सेवा विस्तार को लेकर क्या वहाँ पर कोई नरमी रखनी है, इस पर भी 25 को फैसला लिया जाएगा। और ये माना जा रहा था कि जिस प्रकार से रेरा के चेयरमैन को लेकर एक मेंबर को वहां पर लगा दिया गया था, ऐसा सरकार मान रही थी कि उसके बाद उनका मजबूत पक्ष आ जाएगा। लेकिन अब देखना यह कि जब 25 जून को हिमाचल प्रदेश सरकार अपना रिप्लाई दायर करेगी और ये कहेगी कि हमने एक मेंबर लगा दिया है और धर्मशाला ऑफिस शिफ्ट कर दिया है, जो कॉस्ट लगाई है उस कॉस्ट को माफ़ कर दिया जाए, उसे कॉस्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि हमने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर लिया था। लेकिन देखने कि उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता, क्योंकि यहाँ पर इस बार ना केवल रेरा के चेयरमैन बल्कि मुख्य सचिव पर भी, मुख्य सचिव की सेवा विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला आ सकता है और इस पर सप्तपत्र दायर किया जाएगा। सप्तपत्र दायर होने के बाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कल कुल्लू दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछड़ चुके हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के सहयोग की बेहद ज़रूरत है और इसे लेकर वे केंद्र से बातचीत कर रही हैं। उन्होंने कहा यहां जिला मुख्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की है। प्रदेश का ओवरऑल विकास कैसे किया जा सकता और योजनाओं को धरातल पर उतारना कैसे सुनिश्चित किया जा सकता, इसे लेकर वे लगातार अधिकारियों से बातचीत करके केंद्र को अवगत करवा रही हैं।
25 जून को भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी डे मनाएगी। 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित करेगी। 26 जून को शिमला के होटल पीटर हॉब में केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित होंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। धर्मशाला में 25 जून को होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित रहेंगे। इसी दिन दोनों केंद्रीय मंत्री 4 प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहला पौधारोपण, दूसरा प्रेस वार्ता, तीसरा मॉक पार्लियामेंट यानी कि काल्पनिक सांसद का उद्घाटन और अंतिम प्रदर्शनी, सेमिनार एवं लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान शामिल है। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में अगले महीने से उपभोक्ताओं को अपना चेहरा स्कैन करने के बाद राशन दिया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के ओटीपी और बायोमेट्रिक के दौरान डाउन होने वाली सर्वर की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से नई तकनीक लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। विभाग 1 हफ्ते के भीतर फेस एथेंटिकेशन ऐप लॉन्च करेगा। ऐप लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं और जुलाई से हिमाचल प्रदेश में फेस स्कैनिंग के आधार पर सस्ता राशन लोगों को डिपुओं में दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द 24 नई वोल्वो बसें शामिल हो जाएंगी। ये बसें बेंगलुरु से हिमाचल प्रदेश आएंगी। ये बसें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। सेंसर युक्त बसों में तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा होने पर यानी धुआं उठने पर पानी की बौछारें बस के भीतर अपने आप शुरू हो जाएंगी। इन बसों के बुधवार को हिमाचल प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। बसों में सेंसर लगे होंगे जो ऑटोमेटिक कमांड लेंगे। बस की छत पर पाइपलाइन बिछाई गई है। सुपर लग्जरी बसों के नीचे 200 मीटर पानी का टैंक लगाया गया। इसके साथ ही नाइट्रोजन सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया गया। ऐसे में यात्री पूरी तरह से इन वोल्वो बसों में सुरक्षित रहेंगे। बस के भीतर और बाहर फ्रंट और बैक साइड में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। 6 दिन तक इसकी रिकॉर्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। सभी बसें एयर कंडीशन हैं। इनमें थाई रेस्ट और पुश बैक सीटें लगाई गई हैं। बसों में स्मोकिंग सेंसर भी स्थापित किए गए हैं। अगर बस के भीतर कोई धूम्रपान करता तो सायरन बजने शुरू हो जाएगा। ये बसें शिमला के तारा देवी, कांगड़ा जिला के नगरोटा, पालमपुर, देरा के अलावा कुल्लू, नालागढ़ के डिपुओं में शामिल की जाएंगी और हिमाचल प्रदेश के कई बड़े स्थलों के लिए, हिमाचल प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्थानों से इन बसों को बाहरी राज्यों के लिए चलाया जाएगा। KNH में 2 जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद गायब होने की जांच रिपोर्ट आ गई है। पुलिस की जांच रिपोर्ट आ गई है। मेडिकल की भी जांच रिपोर्ट आ गई है और मेडिकल की रिपोर्ट के अनुसार महिला को अगस्त 2024 के बाद मासिक धर्म नहीं आए थे यानी पीरियड्स नहीं आए थे। इस चिकित्सा परेशानी को महिला ने प्रेगनेंसी समझ लिया, यानी कि महिला को लगा कि मासिक धर्म न आने के कारण वह प्रेग्नेंट हो गई है और पूरी कैलकुलेशन के बाद उन्हें लगा कि 10वें महीने यानी कि जून महीने में उनकी डिलीवरी होगी। अब महिला कहती है कि वह कई स्थानीय अस्पतालों में भी गई जहां पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मूवमेंट है, बच्चे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और महिला की सास, जो कि दाई का छोटा मोटा काम जानती थी, सास ने भी यह दावा किया था कि महिला की कोख में बच्चे पल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इस महिला की शादी वर्ष 2016 में हुई और 4 बार मिसकैरेज हो चुका था। इस कारण महिला संतान प्राप्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष कर रही थी। यही वजह थी कि महिला संतान प्राप्ति न होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बीमारी से पीड़ित हो गई, यानी कि नर्वस हो गई और तनाव झेलने शुरू कर दिया। आईजीएमसी में बाकायदा इस महिला का टेस्ट करवाए गए और आईजीएमसी के मनोचिकित्सा विभाग से आई रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मायने साफ बताते हैं कि महिला की मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। ना तो महिला कोई वहां से बच्चा चोरी करना चाहती थी, बल्कि पिछले 9-10 महीनों से जो मासिक धर्म न आने की वजह से उसने एक मन में भावना बना ली थी और उसे ये लगा, जो गांव की महिलाओं ने भी बोला, कि उसकी प्रेगनेंसी हो गई है। बस इसी को समझकर बाकायदा
बाकायदा 1 महीने पहले मैं यहाँ पर 24 मई को आई, और जो कि जियो कंपनी में काम करता था रिश्तेदार, हस्बैंड वाइफ दोनों आए और अपने रिश्तेदार के पास रहने लग पड़े, क्योंकि जो रिकॉर्ड कहता महिला का KNH में, उसके अनुसार इनफर्टिलिटी की महिला ट्रीटमेंट ले रही थी और महिला को ये बताया जा रहा था, महिला को ये लगता था कि उसका उपचार चल रहा, 10वें महीने उसकी डिलीवरी हो जाएगी। उल्लेखनीय ये मामला किसी के लिए नया नहीं है। पिछले शुक्रवार को KNH में करसोग क्षेत्र की एक महिला ने दावा किया कि उसके जुड़वा बच्चों को जन्म के बाद गायब कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने उन बच्चों को दफना दिया है, और बच्चों ने पहले डॉक्टर्स ने कहा कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, फिर कहा कि बच्चे मृत हैं, फिर कहा गया कि उन्हें दफना दिया गया है। इस मामले को लेकर बाकायदा महिला के रिश्तेदार, पति, सास वगैरह पुलिस थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआती दौर पर क्या हुआ? शुरुआती दौर पर चिकित्सकों ने कहा कि ये पूरा मामला महिला की मनगढ़ंत कहानी है, महिला गंभीर आरोप लगा रही है, महिला की झूठी कहानी है, महिला KNH अस्पताल को बदनाम करना चाहती है, और गाहे बगाहे ये भी कहा गया कि महिला बच्चों को चोरी करना चाहती है। ऐसी इंटेंशन के साथ, ऐसी साजिश के साथ KNH पहुंची थी। लेकिन इस पूरे मामले में हमने पुलिस से भी पड़ताल की, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी देखा और मेडिकल रिपोर्ट्स को भी देखा, और मेडिकल रिपोर्ट्स में जो एक साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक वहां पर उल्लेख किया गया कि महिला न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर थी, यानी कि मानसिक रूप से बिल्कुल सही नहीं थी, और जिस मासिक धर्म के चलते जो परेशानी उसको हुई थी, जो पीरियड्स नहीं आ रहे थे, उसे वो अपनी ताकत समझ बैठी और उसे लगा कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और यहाँ आ गई बच्चे का जन्म देने के लिए। और चिकित्सक अब ये भी कहते हैं कि दरअसल महिला के मन मस्तिष्क पर यह बात पूरी तरह से छा चुकी थी कि वह गर्भवती है और वह बच्चों को जन्म देने वाली है। सवाल बाद में ये भी उठे कि पति को कैसे पता था, बातें ये भी उठी कि सास ने कैसे पुष्टि कर दी। लेकिन समझने वाले इस बात को समझ पाएंगे कि जो मासिक धर्म वाला सर्कल था, जो कि महिला के लिए दिक्कत वाली बात थी, उसे वह ताकत समझ बैठी, उसे वह गुड न्यूज समझ बैठी, और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। डिस्पेंसरियों के चक्कर लगाए लोकल, वहां से भी लगा कि बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक्सरे तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में होता क्या? दरअसल जिस महिला की शादी 2016 में हो, 2025 चल रहा हो, 9 साल से जो अपने ससुराल में हो, वहां पूछने वाले एक नहीं अनेक होते हैं। यानी कि फिर हम दोहराएंगे, इस पुरुष प्रधान समाज में जब कोई महिला जो बांझपन की बीमारी की अपनी ट्रीटमेंट कराती है, संतान प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं, वो चाहे झाड़ फूंक की बात हो, अस्पतालों की बात हो, देवी देवताओं के मंदिरों में आस्था की बात, तो दर दर भटकती है महिला। और दर दर भटकने के बाद क्या कहा जाता महिला को? अभी तक संतान नहीं हुई। ये बात इस पुरुष प्रधान समाज में उस महिला को आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अपने सगे संबंधी कहते हैं, अपने परिवार के लोग भी कहते हैं। और इस मनोस्थिति से गुजरने वाली महिलाएं, इस पीड़ा से गुजरने वाली महिलाओं के मन में एक भय बैठ जाता है कि अगर संतान ना हुई तो परिवार के लोग कहीं उसके पति की कहीं और शादी ना कर दें, उसे घर से ना निकाल दें, उसे परेशान ना कर दें, उस पर बांझ का टैग ना लगा दें। हालांकि उसका परिवार पूरा प्यार करता था, जो महिला थी, पति की सपोर्ट थी, सास की सपोर्ट थी, लेकिन पति और सास की सपोर्ट से नहीं चलता। जो पूरी दर्द की कहानी है इस महिला की, समाज, आस पड़ोस, रिश्तेदार सब पूछते हैं 9 साल हो गए कुछ हुआ नहीं। यानी कि कहने वालों ने तो कह दिया कि बच्चा चोरी करने के लिए आई थी, कहने वालों ने कह दिया कि अस्पताल को बदनाम करने की साजिश थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन एक जगह पर बिल्कुल सही था। जो KNH हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शिशु चिकित्सालय है, सबसे बड़ा जो अस्पताल है, गायनी का जो एक महारत हासिल है, इतना बड़ा अस्पताल है, उसको भी अस्पताल प्रबंधन को यह पीड़ा हुई कि हमारे संस्थान को कैसे डिफेम किया जा सकता, जिसमें दिन प्रतिदिन, यानी कि हर दिन जहां पर 25 से 30 से 40 डिलीवरी होती है और जच्चा बच्चा
दोनों सुरक्षित होकर जाते हैं, लेकिन संभवतः उस महिला की पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया गया, जो कि अब मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो रही है, जो कि अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पुष्टि हो रही है। यानी कि ये सच था कि वहाँ पर ना कोई बच्चों को जन्म हुआ, ना किसी बच्चों का जन्म हुआ, क्योंकि मासिक धर्म से जूझ रही महिला प्रेग्नेंट थी ही नहीं, ये पहले स्पष्ट हो गया था। लेकिन दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि अगर ऐसा नहीं था तो क्या महिला ने कोई मनगढ़ंत कहानी घड़ी, क्या महिला बच्चा चोरी करने के लिए आई थी? लेकिन अब ये पूरी जांच में स्पष्ट हो गया है कि महिला का मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट ने यह पुष्टि कर दी है कि महिला एक मनोस्थिति से जिस परिस्थिति से 9 सालों से जूझ रही थी, वह उस स्थिति में यह समझ बैठी थी कि वह गर्भवती है, लेकिन महिला की इंटेंशन गलत नहीं थी। समाज के ताने, ये समझने की कोशिश कीजिए, जो महिलाओं को समाज में ताने मिलते हैं, संभवतः उसी से पीड़ित महिला के दिमाग की ये उपज थी कि उसके जुड़वा बच्चों को जन्म हुआ। और ये कई बार देखा इस तरह से, जब कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो ऐसी बीमारियां आदमी को अपने आप हो जाती हैं। कई बार देखा, कई लोगों को भय होता है कि भूकंप आने वाला, वह गिर जाएगा। कई लोगों को बैठे बैठे लगता है कि ये धरती पलट जाएगी, बिजली गिर जाएगी। ये कई बार ये चिकित्सा पद्धति साबित कर चुकी है कि इन बीमारियों से जूझने वाले व्यक्ति कल्पनाओं में बहकर ऐसी कहानियां बना लेते हैं, लेकिन वो कहानी मनगढ़ंत यानी कि साजिश के तहत नहीं थी, इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाए, अस्पताल प्रबंधन भी पूरी तरह से सच बोल रहा था और महिला भी पूरी तरह गलत नहीं थी। बहरहाल मंडी जिला के सरबाल गांव में 20 साल की सुमन की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हो गई। सुमन के पिता दिलीप सिंह भारतीय तिब्बत सीमा बल में कार्यरत थे। बताया जा रहा कि 14 दिन पहले सुमन की सगाई हुई थी। पिछले कल जैसे ही बेटी की तबीयत खराब हुई तो उसे जोनल अस्पताल लाया गया। यहाँ उपचार के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि सुमन ने जहरीला पदार्थ क्यों और किन परिस्थितियों में खाया। क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सिरमौर जिला के कालाम पुलिस थाना में चोरी के आरोप में बंद हरियाणा के एक युवक की पिछले कल हिरासत के दौरान कथित मौत का मामला सामने आया। युवक की शनिवार को पुलिस ने ट्रांसफार्मर आदि तार की चोरी करने के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने कंबल के बॉर्डर को रस्सी बनाकर आत्महत्या कर ली। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने इस मामले में ड्यूटी में कोताही बरतने पर थाना के 2 पुलिस कर्मियों, छोटा मुंशी और जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा थाने में तैनात एक गृह रक्षक को वापस भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में न्यायिक जांच बिठा दी गई है। जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। बिहार का रहने वाला एक यूट्यूबर पुनीत कुमार हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अखर गया है, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश और गरीबी का उसने मजाक बनाया है और इसे लेकर बाकायदा 3 वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। इनमें सामने आने के बाद पुनीत कुमार बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले बिहार का रहने वाला पुनीत हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली आया था। यहां उसने वीडियो शूट किए। इस दौरान सोशल मीडिया पर यूजर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि इनमें वह देवभूमि हिमाचल प्रदेश की गरीबी का मजाक उड़ाता हुआ साफ नजर आ रहा। तीनों वीडियो में जिन लोगों के साथ उसने रील बनाई है उनमें हिमाचली एक भी नहीं है। एक वीडियो नेपाली मूल के साथ शूट किया गया। यूट्यूबर पुनीत अपनी अजीबोगरीब हरकतों और वीडियो के लिए जाना जाता है। वह अक्सर इस तरह के घटिया वीडियो को लेकर वायरल होता है। पुनीत बिग बॉस OTT सीजन 2 में भी नजर आया था, लेकिन घर में कुछ हरकतें करने के कारण उसे 24 घंटे के भीतर घर से बाहर कर दिया था। वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। अपने रेंट वीडियोस के चलते पब्लिक के बीच फेमस हुए पुनीत की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। सोलन जिला के सोलागड़ा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहाँ नेपाली मूल के एक किराएदार ने अपने मकान मालकिन की ही बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद खुदकुशी का भी प्रयास किया। बाकायदा इसके लिए कीटनाशक दवा का सेवन किया। घटना बीती रात की है। सोलागड़ा निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस थाना सदर सोलन में शिकायत दर्ज करवाई कि जब वे अपने घर से बाहर थे तो उनके पिता रेलवे विभाग में ड्यूटी पर गए हुए थे। उनकी 56 वर्षीय माता
माता संतोष घर पर अकेली थी। देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनके घर में पिछले 1 वर्ष से प्रेम नामक नेपाली युवक किराए पर रहता था। जब रात को देवेंद्र घर लौटे तो उनकी माता घर पर नहीं मिली। काफ़ी तलाश के बाद जब प्रेम नेपाली के कमरे के पास पहुंचे तो उन्हें संदेह हुआ। कई बार आवाज़ें लगाने के बावजूद प्रेम नेपाली ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके चलते उसका संदेह बढ़ गया और अंदर जाकर देखा तो उनकी माता संतोष फर्श पर मृत अवस्था में पड़ी थी और कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। प्रेम नेपाली भी कमरे में बेहोश पड़ा था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी ने घर पर महिला को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया होगा और हत्या के बाद खुद भी कीटनाशक खा लिया। आरोपी को बेहोशी की हालत में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले के हर पहलू पर गहनता से अब जांच पड़ताल कर रही है। प्रदेश में टूरिस्ट के लिए हुड़दंग करने और अश्लील फैलाने के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में हरियाणा के युवक युवती गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर अश्लील हरकतें करते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों ने इस कपल का वीडियो बनाकर पुलिस को भेज दिया। इस पर हिमाचल पुलिस ने कपिल की गाड़ी का 4,000 रुपए का ऑनलाइन चालान काट दिया। वहीं एक दूसरे मामले में चलती कार के सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर कुछ पर्यटक शराब के जाम छलका रहे थे, जिनका मंडी जिला पुलिस ने 2500 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा है। सिरमौर जिला के टिटियाना गांव में एक संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव बरामद किया गया। मृतक 30 साल का कुलदीप शर्मा टिटियाना का रहने वाला है। स्थानीय लोगों द्वारा शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। हिमाचल के 5 जिलों में कल भारी से भारी बारिश होगी। केंद्र ने ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा व सिरमौर में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 25 से 27 जून के बीच प्रदेश में हैवी टू हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों दिनों में बारिश के साथ प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। 27 और 28 जून को भी प्रदेश के अनेक स्थानों पर जमकर बादल गरजेंगे और जोरदार बारिश होगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।